हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल एसएससी प्रिपरेशन विद मनीष सर पर। दोस्तों, आज हम लोग एसएससी जीएस के लिए जो सबसे बेहतरीन बुक मानी जाती है वो है लुसेंट की बुक। क्योंकि लुसेंट एसएससी के हर एरिया को कवर किया है, ठीक है, जीके के, और ये एनसीईआरटी क्वेश्चन का एक कंपाइलेशन भी है। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये मैं आपको टेक्स्ट बुक पढ़ा रहा हूँ और टेक्स्ट बुक के साथ मैं प्रैक्टिस बुक जो लुसेंट की आई है, नई बुक जो टेक्स्ट बुक है, उसको मैं डेली प्रैक्टिस करवाऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए इस चैनल के साथ। आपको इसी चैनल पर मैथ भी मिलेगा, पूरा कंप्लीट मैथ, हिस्ट्री, ये क्या कहते हैं, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, सब चीज़ें यही इसी चैनल पर कवर करा जाएंगी और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 इसका हिस्ट्री पार्ट है। ओके, तो हिस्ट्री में हम लोग पहले एंशिएंट हिस्ट्री देखेंगे। ओके, पहले हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री देखेंगे, उसके बाद हम लोग मेडिवल हिस्ट्री देखेंगे, मध्यकालीन हिस्ट्री। अब इसका टेक्स्ट बुक लेंगे तो यही चीज़ दिया गया है, मेडिवल हिस्ट्री। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, फिर मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो अभी हमारा काम क्या है, एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ना। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री। मैं कलर चेंज कर देता हूँ। आइए देखिए, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। आपको पता है ये हमारा भारत है। ओके, ऊपर से हिमालय ने घेरा है और इधर से अरब सागर ने, इधर से हिंद महासागर ने, और यहाँ से बे ऑफ बंगाल, बंगाल खाड़ी ने। ओके, तो इधर से अरब सागर ने, इधर से हिंद महासागर, इधर से बे ऑफ बंगाल ने, ऊपर से हमें हिमालय ने घेर रखा है। तो भारत की स्थिति भले ही एशिया में है, लेकिन हम एशिया के भौगोलिक स्थिति थोड़ा से अलग हैं। ठीक है, भौगोलिक स्थिति थोड़ा क्या हम लोग अलग हैं, हर बात समझ में, इसलिए भारत को उपमहाद्वीप कहता है। भारतीय उपमहाद्वीप में आपका इंडिया तो आता ही है भारत, इसमें आपका नेपाल भी आ जाएगा, भूटान भी आ जाएगा, बांग्लादेश भी आ जाएगा। ठीक है, बांग्लादेश भी आ जाएगा, और इसी में आपका क्या बोलते हैं, श्रीलंका भी आ जाएगा, इसी में आपका पाकिस्तान भी आ जाएगा। तो ये भारतीय उपमहाद्वीप के देश कहलाएंगे। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप के देश कहलाएंगे। तो कहा जा रहा है हिमालय से लेकर के दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, जिसे महाकाव्य या पुराणों में क्या कहा गया, भारतवर्ष या भारतों का देश कहा गया है। महाकाव्य तथा पुराणों में इसे क्या कहा गया, भारतवर्ष या भारतों का देश। और यहाँ के निवासियों को क्या कहता है, भारतीय। ठीक है, यहाँ के निवासियों क्या कहते हैं, भारतीय, अर्थात भरत की संतान कहा गया है, भरत की संतान। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम है। क्या है, भरत क्या है, एक प्राचीन कबीले का नाम है। भरत क्या है भाई, एक प्राचीन कबीले का नाम है। ठीक है, और प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप अर्थात जम्बू या जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। ठीक है, तो प्राचीन भारतीय अपने देश को क्या कहते थे, जम्बूद्वीप। इसका रीज़न क्या था कि जम्बू मतलब जामुन, जामुन के वृक्षों का द्वीप इसे कहा गया है, यानी जामुन के वृक्षों का यहाँ पर क्या था, मात्रा ज़्यादा था। नेक्स्ट देखिए, इसे जम्बूद्वीप कहा गया, जामुन के वृक्षों का द्वीप। प्राचीन ईरानी, जो ईरान के लोग थे, इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते हैं। भारत जो शब्द पड़ा है वो उसके नाम के पीछे किसको नाम देते हैं, सिंधु नदी को, ईरानी, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते हैं। ठीक है, यानी हिंदू शब्द आया ईरानियों के अनुसार वो सिंधु नदी से, क्योंकि वो सिंधु न कहकर वो हिंदू कहते, शब्द ह लिखते थे। यही नाम फिर पूरे विश्व
पूरे पश्चिम में फैल गया, पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी नदी के नाम से जाना जाने लगा। यानी पूरे भारत को किस नाम से भाई? इसी नदी, सिंधु नदी के नाम से जाना। आगे देखिए, यूनानी लोग क्या कहते हैं? इसे इंदे कहते थे। सिंधु नदी क्या कहते थे? इंदे। आज भी इसका इंग्लिश में नाम इंडस है, ठीक है। तो इंदे शब्द बना है। और अरबी से क्या कहते हैं? सिंधु नदी को हिंद कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंद। तो यूनानी लोग इंदे और अरबी लोग इसे हिंद कहते हैं। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। मध्यकाल में इसको क्या कहते थे लोग? हिंदुस्तान। ओके, मध्यकाल में इस देश को क्या कहते हैं? हिंदुस्तान। यह शब्द ही फारसी शब्द हिंदू से बना है। किससे बना है? फारसी शब्द हिंदू से बना है। तो हिंदुस्तान शब्द जो आया, ये फारसी शब्द हिंदू से आया है। ओके, और इसका इस्तेमाल कब होने लगा? मिडिल एज में, मेडिवल काल में होने लगा। आगे बढ़ते हम लोग। क्या कहा जा रहा है? तो यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर, अभी देखिए फारसी शब्द हिंदू के स्थान पर फारसी शब्द हिंदू से हिंदुस्तान बना और मध्यकाल में इसका यूज होने लगा। और यूनानी भाषा जो था इंदे, सिंधु नदी को इंदे कहता था ना यूनानी लोग सिंधु नदी को इंदे कहते थे। और इसी के आधार पर अंग्रेजों ने इसे क्या कर दिया? इंडिया कर दिया। क्या कहा? इंडिया कहने लगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। जैसे मान लीजिए हमारा भारत है। क्या है? ये हमारा भारत है और बीच में क्या है? विंध्य पर्वत है। आप देखेंगे मध्य प्रदेश वाले हिस्से में विंध्य पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत हैं। तो विंध्य पर्वत भारत को दो भागों में बांटती है, एक उत्तर और दक्षिण में। ठीक, विंध्य पर्वत पूरा यहाँ तक नहीं आती है। अब ये मत समझिएगा पूरा यहाँ तक आती है, ऐसा नहीं है। ओके, ये ऐसा नहीं है कि यहाँ तक आती है, ये यहाँ तक मान के चलिए इसी बीच में है ये। तो विंध्य पर्वत। ओके, तो भारत को उत्तर दक्षिण बांटती है। और कहता है कि उत्तर भारत में, उत्तर में यूरोपीय परिवार की, किससे? यूरोपियन फैमिली की हम लोग भाषाएं बोलते हैं। ओके, यूरोपियन फैमिली की भाषाएं यहाँ पर बोली जाती हैं। और दक्षिण भारत में क्या होता है? दक्षिण में द्रविड़ियन फैमिली की, मतलब द्रविड़ियन परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, ऐसा कहा था। किसने बांटा ये? विंध्य पर्वत। विंध्य पर्वत की श्रृंखला ने भारत को दो भागों में बांटा, उत्तर दक्षिण में। और ऊपर वाले भाग में यूरोपियन परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं और दक्षिण में द्रविड़ियन परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। आ रही बात समझ में आप लोग को? फिर देखिए क्या कहा जा रहा है। हाँ, तो उत्तर में इंडो परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ियन परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। ओके, मतलब संख्या ज़्यादा है। नेक्स्ट देखिए, भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार है। यानी भारत की जनसंख्या का निर्माण, यानी भारत है तो जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के नस्ल जो लोग हैं वो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड हैं। कौन? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, पैलियो मेडिटेरेनियन। ठीक है, देखिए भारत का जो जनसंख्या वो मिश्रित हो चुका है ना, कई नस्ल के लोग हैं इसमें। तो उसमें प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड के लोग हैं, पैलियो मेडिटेरेनियन हैं, काकेशायड हैं, निग्रोयड और मंगोलायड हैं। यानी इस नस्ल के लोग, इन 5 नस्ल के लोग हमारे देश में पाए जाते हैं मिश्रित रूप में। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, पैलियो मेडिटेरेनियन, काकेशायड और निग्रोयड और मंगोलायड। ओके, नेक्स्ट देखिए, भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। ठीक है, भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। तो एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और आधुनिक भारत, मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, ये मेडिवल, मॉडर्न। नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसको जाता है? जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलिरियस को दिया जाता है।
सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसको था? जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियरस क्रिस्टोफ सेलियरस को दिया जाता है। यानी 3 भागों में बांटा था, किसने बांटा था? क्रिस्टोफ सेलियरस। आगे देखिए, प्राचीन भारत अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत क्या हैं, यानी प्राचीन भारत के इतिहास को हम कैसे पढ़ते हैं, क्या क्या वो चीज़ें जिसके माध्यम से इसको हम पढ़ते हैं। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। धर्म ग्रंथ हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, विदेशियों का विवरण है। ठीक है, इन धर्म ग्रंथों से जानकारी मिलती है, ऐतिहासिक ग्रंथों से जानकारी मिलती है, विदेशियों का विवरण, तो विदेशी अपना लिखें, और पुरातत्व संबंधित साक्ष्य, इससे भी जानकारी हमें मिलती है प्राचीन भारत की। ओके, तो धर्म ग्रंथ हुए, ऐतिहासिक ग्रंथ हुए, विदेशियों का विवरण हुआ, पुरातत्व संबंधित साक्ष्य हुए, इनसे हमें जानकारी मिलती है प्राचीन भारत की। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। क्या क्या जानकारी मिलती है धर्म ग्रंथ ऐतिहासिक ग्रंथों से? कहा जाए भारत का प्राचीन ग्रंथ कौन है? वेद है। भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? वेद है, जिसके संकलनकर्ता कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को मनाता है। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को मनाता है। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ है ये। वेद वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देते हैं। किसका देते हैं? वेद वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देते हैं। भारतीय परंपरा, वसुदेव कुटुंबकम का मतलब क्या होता है? संपूर्ण विश्व भाई बहन है, मतलब पूरा वसुधा मतलब होता वसुदैव, वसुदेव मतलब पृथ्वी भूमि, ये परिवार की तरह है, भाई बहन की तरह है। हो गया? तो वसुदेव, हमारे मोदी जी कहीं जाते हैं वसुदेव कुटुंबकम का नारा लेते हैं कि नहीं? वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य कहती है। जो हमारे वेद हैं, सब सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ धर्म ग्रंथ कौन? वेद हैं। और भारतीय परंपरा वेदों को क्या कहती है? नित्य कहती नहीं, तथा अपौरुषेय मानती है। क्या मानती है? अपौरुषेय मानती है, अपौरुषेय मानती है। ठीक है, अपौरुषेय मानती है। तो भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन 4 वेदों को संहिता कहता है। क्या कहते हैं हम लोग? संहिता। इन 4 वेदों को हम लोग क्या कहते हैं भाई? संहिता कहते हैं। ठीक है, इन 4 वेदों को हम लोग क्या कहते हैं? संहिता कहता है। तो भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन 4 वेदों को संहिता कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। अब आते हैं दोस्तों, हम ऋग्वेद को पढ़ते हैं। ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद में जानकारी क्या मिलती है? ठीक है, इन 4 वेदों को संहिता कहा गया, पता चल गया। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहता है। जो ऋचाएँ हैं ना, इन ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को हम क्या कहते हैं? ऋग्वेद कहता है। तो जो ऋचाएँ हैं, तो इसी ऋचाओं के हम जो क्रमबद्ध ज्ञान है, इसके संग्रह को हम क्या कहते हैं? ऋग्वेद कहते हैं। इसमें 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? इसमें 10 मंडल हैं। इसमें कितने मंडल हैं? इसमें 10 मंडल हैं। 1028 सूक्ति हैं। वाल्खिल्य पाठ के 11 सूक्तों सहित, हो गया, वाल्खिल्य पाठ के 11 सूक्तों सहित। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्ति, वाल्खिल्य पाठ के 11 सूक्ति हैं, एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। 10,462 ऋचाएँ हैं। किसमें? ऋग्वेद में। तो जैसे हम लेसन पढ़ते हैं, तो लेसन किसी बुक को पढ़ते हैं तो इसमें
लेसन पार्ट्स दिए रहते हैं, उसके अंदर कहानी दी गई होती हैं, बातें दी गई होती हैं। उसी तरह उसने ऋग्वेद में भी इन्हीं लेसन को हम ऋचाएँ कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋचाएँ कहते हैं। तो इनको क्रम से रखा गया है, इसी संग्रह को हम ऋग्वेद कहते हैं। इसमें कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। और वाल्खिल्य पाठ के 11 सूक्तों सहित, यानी वाल्खिल्य पाठ को भी जोड़ा गया इसमें, तो 11 सूक्तियाँ और जुड़ जाएंगे तो कुल मिलाकर 1028 बन जाती हैं। एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। ठीक है, 10,462। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? ह्रोत कहते हैं। इस वेद के पढ़ने वाले ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को, इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? ह्रोत कहते हैं। ह्रोत। ठीक है, इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? ह्रोत कहते हैं। इस वेद से आर्य की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। यानी इस वेद से हमें आर्यों के बारे में जानकारी मिलेगी। आर्य भारत में कब आए थे, उनकी पॉलिटिकल कंडीशन क्या थी, राजनीतिक प्रणाली क्या थी, उनके हिस्ट्री बारे में और ईश्वर की महिमा के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ईश्वर के कैसे पूजा करते थे लोग, हो गया, किस ईश्वर को मानते थे, तो सब जानकारी में मिलती है ऋग्वेद में। ठीक है, तो आर्यों की राजनीतिक प्रणाली, आपको बता दो अकेला एक ही ऐसा वेद है ऋग्वेद जिसमें आर्यों के बारे में जानकारी मिलती है और किसी में आर्यों के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या कहा जा रहा है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है। तो तीसरे मंडल में हमें क्या मिलता है कि विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में क्या है? जो तीसरा मंडल है उसमें क्या कर रहे हैं? सूर्य देवता सावित्री को क्या कर रहे हैं? गायत्री मंत्र समर्पित कर रहे हैं। तो पूछा था गायत्री मंत्र का वर्णन किस मंडल में है, तो ऋग्वेद के किस मंडल में? तीसरे मंडल में है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। किसका है? देवता सोम का उल्लेख मिलता है इसके 9वें मंडल में। तो 9वें मंडल में किसका उल्लेख मिलता है भाई, बताइए? 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख मिलता है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। क्या कहते हैं? तो 8वां मंडल भी है, तो 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा गया है? खिल कहा गया। क्या कहा जाता है? खिल। तो 9वें मंडल में सोम देवता, 8वें मंडल में खिल कहा गया है ऋचाओं को पढ़ने वाले को, और तीसरे मंडल में क्या है? गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। ओके, ऋग्वेद का सबसे बड़ा 10वां मंडल है। ऋग्वेद का सबसे बड़ा 10वां मंडल है। ऋग्वेद का सबसे बड़ा कौन सा मंडल है? 10वां मंडल है। 10 मंडल है ना, और 10वां नंबर का जो मंडल है वो सबसे बड़ा मंडल है। कहते हैं इसमें ही नदी स्तुति की, नदी सूक्त की चर्चा हुई है जिसमें नदियों पर प्रशंसा की गई है। पुरुष सूक्त की चर्चा हुआ है, वैदिक समाजशास्त्र के बारे में बात करता है पुरुष सूक्त में, यानी समाज कैसे था, महिलाओं की स्थिति कैसी थी, हो गया, रंग भेद क्या था उसमें, ये सब इसी में पता चलता है पुरुष सूक्त में। नासदीय सूक्त, यानी नासदीय सूक्त मतलब ब्रह्मांड के सृजन संबंधी विभिन्न अनुमान इसमें पता चलते हैं। नासदीय सूक्त में ब्रह्मांड के सृजन संबंधित विभिन्न अनुमान। सूर्य सूक्त विवाह श्लोक आदि सम्मिलित हैं। सूर्य सूक्त विवाह श्लोक आदि सम्मिलित हैं। तो ये सब आप जान लीजिएगा। इसका वर्णन नदी सूक्त हुआ, नदियों की प्रशंसा, पुरुष सूक्त हुआ, वैदिक समाजशास्त्र, नासदीय सूक्त मतलब ब्रह्मांड के बारे में सृजन संबंधी, सूर्य सूक्त मतलब विवाह श्लोक, विवाह सूक्त, इन सब की चर्चा 10वें मंडल में ही मिलती है, इसलिए 10वां मंडल काफ़ी बड़ा हो जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चातुष्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है। यानी चातुष्वर्ण मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब चातुष्वर्ण समाज था ना, ये सब का चर्चा 10वें मंडल में ही मिलता है। वो किसमें? पुरुष सूक्त में। किसमें? पुरुष सूक्त मिलता है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि ब्रह्मा के क्रमशः मुख से कौन जन्म लिया है? ब्राह्मण। भुजाओं से किसने लिया है? क्षत्रिय। और जंघाओं से वैश्य और चरणों से शूद्र जन्म लिया है। इसी को हम चातुष्वर्ण समाज कहते हैं। और ऋग्वेद के किस मंडल में इसका वर्णन मिलता है? 10वें मंडल में।
अगला देखिए नोट, धर्मसूत्र। धर्मसूत्र की वर्णन किया गया है। धर्मसूत्र प्रमुख जातियों की स्थिति बताता है। ठीक है, धर्मसूत्र में हम जानते हैं क्या, 4 प्रमुख जातियों की स्थिति कैसी थी, उनका क्या व्यवसाय होता था धर्मसूत्र में, उनके क्या दायित्व हुआ करते थे, उनके क्या कर्तव्य हुआ करते थे, क्या विशेषाधिकार थे, इन सब में स्पष्ट भेद करता है। ठीक है, कौन, धर्मसूत्र। यानी 4 प्रमुख जातियों की स्थिति, व्यवसाय, दायित्व, कर्तव्यों, विशेषाधिकारों में स्पष्ट भेद करता है। ठीक है, आज बात समझ में। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य, जिसका वध नहीं किया जाता है, शब्द का संबंध गाय से है। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य, अधन्य शब्द, अधन्य मतलब होता है जिसका वध नहीं किया जाता है, इसका संबंध किससे है, गाय से है। किससे है, गाय से है, का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द। आगे बढ़ते हम लोग। ऋग्वेद में ब्रह्म का उल्लेख है किंतु आत्मा का नहीं। ऋग्वेद में किसका उल्लेख है, ब्रह्म का उल्लेख है किंतु आत्मा का उल्लेख नहीं है। याद रखिएगा, किसका उल्लेख है, ब्रह्म का उल्लेख है लेकिन आत्मा का उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद में ब्रह्म का उल्लेख है लेकिन आत्मा का उल्लेख नहीं है। अधन्य शब्द किससे आया था, गाय से संबंधित है, मतलब इसका वध नहीं किया जाता था। गाय को मारना उसमें पाप होता, गाय के लिए युद्ध हुआ करता था। अब आते हैं हम लोग ईसा पूर्व एवं ईस्वी। हो गया ईसा पूर्व। ईसा पूर्व को हम बीसी बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट। ओके, और ईस्वी को क्या बोलते हैं, रखते हैं, एक सेकेंड, एनो डोमिनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनो डोमिनी बोलते हैं। तो ऐसा क्यों है, देखिएगा मैं आपको बता दूं, हम जो कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं वर्तमान प्रचलित जो कैलेंडर, वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है। कौन है, ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर या ईसाई कैलेंडर बोलिए, या जूलियन कैलेंडर बोलते हैं। और ये किससे माना था, ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म से मानते हैं। मान लीजिए एक लाइन मैंने खींच दिया और मान लीजिए ये टाइम का है, ये 0 ईयर है, मान लें 0 ईयर, और मान लीजिए यहीं पे ईसा मसीह का जन्म हुआ और उसी के जन्म से ही क्या हुआ, चालू हो गया सन। आज जो हमारा 2024 है, क्या है, 2024 है। तो 2024 है, ये कब से गिना गया, ईसा मसीह के यहाँ जन्म हुआ था ना, इसके बाद से गिना गया है। लेकिन इससे पहले ही हमारा सिंधु घाटी सभ्यता हुआ, हो गया सिंधु घाटी, इंडस सिविलाइजेशन, मान लीजिए इंडस सिविलाइजेशन हुआ, और यहीं पे हमारा क्या होता है, उसके बाद कुछ समय के लिए खाली रहता है समय, उसके बाद वैदिक काल आता है, उत्तर वैदिक काल आता है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, महाजनपद काल आता है, मौर्य काल आता है। तो ये सब पीछे हैं। तो ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटनाएं जो हैं, तो ईसा मसीह के जन्म की पहले घटनाएं को हम क्या बोलते हैं, बीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीसी बोलते हैं, बीसी, बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हम 324 ईसा पूर्व मान लें, जब मौर्यों का काल था 324 ईसा पूर्व, तो बीसी बोलेंगे, बीसी बोलेंगे। क्यों, क्योंकि ईसा मसीह के जन्म की पहली घटना है ये बीसी। ठीक है, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, महाजनपद काल, ये सब ईसा मसीह के जन्म के पहले, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, बीसी बोलते हैं। और इधर देखिएगा, इधर 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 देखिए, इधर जितने भी घटनाएं हुए होंगी, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ही क्या हुआ, गुप्त काल हुआ। ठीक है, गुप्त काल हुआ, हर्षवर्धन काल हुआ, हो गया। और उसके बाद क्या है, मुगलों का आगमन हुआ, मुगलों का आगमन हुआ। इस सब के बाद और भी जो क्या चौहान वंश हुए, ये सब कई वंश आते हैं, राजपूत वंश हुआ और अंग्रेज़ों का आगमन हुआ, ये सब इधर हुआ है, सब ईसा मसीह जन्म के। इसको लिए हम क्या कहते हैं, एडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, या एडी या सीए बोलते हैं, कॉमन एरा बोलते हैं। हो गया, ये ईसा पूर्व, ये इसके पहले वाले की ईसा पूर्व बोलेंगे, इन्हें ईस्वी कहते हैं। इधर के लोग के लिए क्या कहते हैं, हम ईस्वी कहते हैं। आ रही बात समझ में। तो बीसी क्या है, ईसा मसीह के जन्म की पहली घटना है, और ईस्वी क्या है, ईसा मसीह के जन्म के बाद घटना है। ईस्वी को हम क्या कहते हैं भाई, कलर में चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा,
जो ईस्वी है, हाँ, जो ईस्वी है, हो गया, ईस्वी हम जो पढ़ते हैं इसको हम एडी भी कहते हैं, एनो डोमिनी, हो गया, या इसी को हम कॉमन एरा भी कहते हैं, सी ए भी कहते हैं, कॉमन एरा। और ईसा पूर्व को हम क्या कहते हैं, इसी को हम बीसी कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट। तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया कौन क्या किसको कहेंगे। तो हम जो कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर है, ईसाई कैलेंडर बोलते हैं, जूलियन कैलेंडर बोलते हैं। ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म कल्पित पर आधारित है ये। ईसा मसीह के जन्म के पहले, हो गया, ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को हम क्या बोलते हैं, बीसी कहते हैं ना, बिफोर क्राइस्ट, या बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म के पहली घटनाएं वो क्या कहलाती हैं, बीसी कहलाती हैं। और इससे पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। क्या होती है, ईसा पूर्व में उल्टा होता है। मतलब मान लीजिए घटेगा यहाँ पर, जैसे मान लीजिए हम क्या, वैदिक काल को हम 1200 ईसा पूर्व मान लें, 1200 ईसा पूर्व, जैसे हमारी लाइन खींचे तो हम ना, मान लिया ईसा मसीह का जन्म हुआ, तो यहाँ से उल्टा आएगा, ये उल्टा, यहाँ जीरो है ना, ये जीरो से उल्टा घटता है, ये 1200 1100 हो गया, फिर 600 500 आएगा, यहाँ फिर जीरो आया, फिर यहाँ से बढ़ना चालू, 100 100 200, यानी 1 से स्टार्ट होगा और आज 2024 तक चला आएगा, यहाँ से बढ़ना चालू जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, उल्टा गिनती हो रहा है कि नहीं, गिनती यहाँ पर उल्टा हो रहा है। तो ईसा पूर्व में वर्षों गिनती उल्टा होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म क्या 563 ईसा पूर्व में, और उनकी मृत्यु कब मानी जाती है, 483 ईसा पूर्व में। तो भाई, तो 563 ईसा पूर्व है, ईसा मसीह के जन्म के पहले, और उसके बाद वो इस लाइन की तरफ जब आएगा, वो यहाँ ईसा मसीह का जन्म हुआ था, तो यहाँ मान लीजिए 500 क्या है, 63 है, जन्म हुआ था, हो गया। अब ये इधर आएगा समय, तो यहाँ पर 483 लिखेंगे ना, इधर है, घट रहा है कि नहीं, घटता है, घटेगा। तो यहाँ पर इनका जन्म हुआ, यहाँ पर इनकी मृत्यु हुई, ओके। तो ईसा मसीह का जन्म, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में, हो गया, 563 ईसा पूर्व में, और मृत्यु क्या 483, यानी ईसा मसीह के जन्म के पूर्व, ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पहले इनका बुद्ध का जन्म हुआ, और 483 वर्ष से पूर्व उनकी मृत्यु हुई, किसकी, बुद्ध की, ठीक है। ईसा मसीह बाद में आए। ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन, उसको क्या बोलते हैं, ईस्वी या सन बोलते हैं ना, अभी हम कहते हैं ना ईस्वी या सन कहिए, ओके। इसको क्या कहेंगे हम, ईस्वी या सन कहेंगे। ईसा मसीह के जन्म के बाद की जो घटना होगी ईस्वी या सन कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में ई लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ई को लैटिन भाषा में एडी क्या होता है, एनो डोमिनी बोलते हैं ना, एनो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस, यानी कि लॉर्ड जीसस के समय के बाद की घटनाएं, यानी इसके बाद ये जीरो है, यह ईसा मसीह का जन्म हुआ था, इसके बाद की जितनी भी घटनाएं आएंगी वो सब एडी कहलाएंगी, क्या कहलाएंगी, एडी कहलाएंगी, या सीई कहलाएंगी, कॉमन एरा कहलाएंगी, ठीक है। अब देखिए, विसेंट आर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया। देखिए, आर्थर स्मिथ, विसेंट आर्थर स्मिथ जो थे, ये प्राचीन एंशिएंट हिस्ट्री का सबसे पहला सुव्यवस्थित, मतलब कि अच्छे ऑर्डर में इतिहास इन्होंने तैयार किया 1904 में, जिसका नाम था, पुस्तक क्या नाम था, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो विसेंट आर्थर स्मिथ ने किया था, प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास था। इस पुस्तक के 1/3 भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण का उल्लेख है, यानी ये भी कहीं न कहीं अपने रूढ़िवादी विचारधारों से प्रेरित थे, और भारतीय इतिहास के बारे में कोई ज़्यादा वर्णन नहीं करके, बल्कि 1/3 भाग में किसका वर्णन कर डाला, सिकंदर, क्योंकि वो भी अंग्रेज़ थे, ये भी अंग्रेज़ थे, विदेशी थे, यूनानी थे, ठीक है। इसमें भारत को स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया है। भारत को क्या कहा गया है, स्वेच्छाचारी, मतलब खुद से अपना शासन चलाने वाला, जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता अनुभव नहीं हुआ था, ठीक है। मतलब यहाँ पर राजा स्वेच्छाचारी हुआ करते थे, अपना अपना शासन खुद चलाते थे, ठीक है। इनको एक दूसरे से कोई मतलब नहीं हुआ करता था। यहाँ पर राजनीतिक एकता नहीं थी, यूनिटी नहीं थी, पॉलिटिकल यूनिटी नहीं थी। इससे हमारे देश में आज क्या है, पॉलिटिकल यूनिटी है, पूरे भारत के लिए एक ही शासन है,
क्यों? भारत का प्रधानमंत्री, राज्यों में सरकार है, तो भाई पूरे भारत एक कानून से बंधा हुआ है ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, राजनीति एकता का अनुभव नहीं हुआ था, ऐसा उन्होंने कहा। विंसेंट आर्थर स्मिथ ने अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया था। अब देखिए उन्होंने लिखा है कि वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से ही है। यानी भारतीय इतिहासकारों का सरोकार किससे बताया? शासन के रूप में, एक तानाशाही के रूप में बताया है, ठीक है, एक तानाशाही के रूप में इसमें दिखाया गया है। अब देखिए वामना अवतार हम पढ़ेंगे। वामना अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। यानी वामनावतार जब हम पढ़ेंगे तो उसके 3 पगों का जो व्याख्या किया गया ना, तो उसका प्राचीनतम स्रोत किसको माना जाता है? ऋग्वेद को ही मानते हैं। किसको मानते हैं? ऋग्वेद को ही मानते हैं। तो दोस्तों आज के लिए हम यहीं पर रुकते हैं, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा आप लोग के लिए भी, ओके। अब मैंने ज़्यादा पढ़ाया भी है, तो हमको थोड़ा स्पीड से ही पढ़ाना है कि आप लोग को पेपर भी आने वाला है। तो मैंने बहुत ही आराम से आप लोगों को पढ़ाया और पूरे समझाने के साथ, हो गया, व्याख्या के साथ आप लोग पढ़ाया। तो आप लोग से उम्मीद करता हूँ कि आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर इसको लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आप चाहते हैं कि ये लुसेंट को पूरा पढ़ना चाहते हैं तो पूरे समझ के साथ, ऐसे नहीं कि पढ़ा किनारे कर दिए, नहीं, पूरे समझ के साथ। तो मैं कल से अब क्या करूँगा, इसमें 10-15 क्वेश्चन भी करूँगा पढ़ाने के साथ। 10-15 क्वेश्चन आप लोग से डेली में पूछता रहूँगा, ताकि लोग बताते रहिएगा। इससे आप लोग का प्रैक्टिस होता रहेगा। अरे बस समझ में। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और जिनको ज़रूरत है, आपके भाई बहन मित्र को, जो गरीब हैं, जो नहीं पैसा अफोर्ड है कर पाने की, तो बिल्कुल आप मेरे इस वीडियो को देखिए, पूरा कवर कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।